नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, देखते ही देखते हमने बाबर की ज़िंदगी पर 3 वीडियोस कंप्लीट कर ली है और अब आज का हमारा वीडियो बाबर पर कंक्लूडिंग वीडियो है, जिसमें हम बाबर की ज़िंदगी का सबसे रोमांचक पहलू यानी उसकी मौत देखेंगे। पहले वीडियो में हमने भारत आने के पहले की बाबर की खानाबदोश और कबीलाई ज़िंदगी देखी। दूसरे वीडियो में निस्संदेह फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की पहली लड़ाई देखी। तीसरे वीडियो में राजपूत पराक्रमी वीर महाराणा सांगा की बाबर के साथ की खानवा की लड़ाई देखी और आज हम बाबर की उन सारे युद्धों के बाद की ज़िंदगी और उसकी मौत को देखेंगे, जो खुद में ही एक रहस्य बनी हुई है। अभी भी इतिहासकार ये तय नहीं कर पाए हैं कि बाबर की मौत हत्या थी या कुर्बानी। आज का वीडियो 3 पॉइंट्स पर केंद्रित होगा। पहला, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, दूसरा बाबरनामा और तीसरा बाबर की मौत। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। दिल्ली के तख्त पर बैठकर सबसे पहला काम जो बाबर ने किया वो था राजा की छवि को बदलना। इसके पहले लोधी वंश के राजाओं ने अपने आप को सुल्तान कहा और वो बस सरदारों के मुखिया या सरदारों के सरदार बनकर ही राज्य करने लगे। लेकिन बाबर ने खुद को बादशाह की उपाधि से नवाजा। उसने बादशाह की छवि को इतना ऊंचा कर दिया कि उसके बड़े से बड़े सरदार अपने आप को उसका सेवक समझते थे, उससे आंखें नीची करके बात करते। उसने राजनीति में अपना चातुर्य दिखाते हुए अफगानों और हिंदुओं को उच्च पदों पर बिठाया और दरबार में फारसी प्रचलन को बढ़ावा दिया, जो साफ संकेत देता है कि वो न सिर्फ राज्य करना चाहता था बल्कि अपनी कबीलाई और खानाबदोश जिंदगी को छवि को सुधारना भी चाहता था। बाबर ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, साथ ही उसने कई बावड़ियाँ, महलों और बाग बगीचों का भी निर्माण किया, क्योंकि वो बाग बगीचों का बहुत शौकीन था। काबुल में रहते हुए उसने वहाँ पर भी कई उद्यानों का निर्माण किया। उसकी मौत के बाद उसे काबुल में ही दफनाया गया, उस बगीचे में जिस बगीचे को उसने खुद निर्माण किया था। उत्तर भारत जैसे विशाल भूखंड पर राज्य करने के लिए और इतने बड़े प्रदेश के चप्पे चप्पे पर नज़र रखने और वहाँ की जानकारी लेने के लिए बाबर ने हर 15 मील पर डाक चौकियाँ बनवाई। साथ ही वहाँ के अधिकारियों को घोड़ों की सुविधा से भी लैस कराया, ताकि वहाँ की खबरें जल्द से जल्द बादशाह यानी बाबर तक पहुँचे। पानीपत का युद्ध इस बात का प्रमाण है कि बाबर दूरदृष्टिता रखता था। इसी दूरदृष्टिता से उसने अपने बड़े बेटे हुमायूं और छोटे बेटे कामरान का विवाह राजपूत हिंदू वीर मेदिनी राय की पुत्रियों से कराया। ये वही मेदिनी राय है जिसका बाबर के साथ चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर भली भांति जानता था कि अखंड भारत पर राज्य करने के लिए हिंदू राजाओं और राजपूतों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है। ये उस समय का चलन भी था कि 2 राजा अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह समझौते के रूप में किया करते थे। वैवाहिक संबंध जोड़कर दोस्ताना संबंध बनाया जाता था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुजुके बाबरी के नाम से भी मशहूर है। बाबरनामा वो किताब है जिसमें हमें बाबर के संपूर्ण जीवन और उसके विजय अभियानों के बारे में पता चलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बाबर द्वारा लिखी गई है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो खुद की किताब में खुद की ही आलोचना करेगा। ये किताब बाबर पर टीका करने के लिए और उसके कृत्यों का विश्लेषण करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। लेकिन इस किताब का उपयोग तत्कालीन घटनाओं, पर्यावरण और सामाजिक रचना के संशोधन के लिए किया जा सकता है। ये किताब तुर्की भाषा में है और बाबर ने इसे जब जब युद्धों के उपरांत समय मिला तब तब फुर्सत में इसे लिखा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वक्तव्यों में कहा है कि विदेशी इतिहासकार मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल बादशाहों के विशेष प्रेम में नज़र आते हैं। ऐसे कई विदेशी इतिहासकार मिलेंगे जो मुग़ल साम्राज्य के स्थापत्य कला का, उनकी पाखंडी सहिष्णुता का गुणगान करते हुए नहीं थकते, लेकिन उनकी अपने ही परिवार के प्रति और तत्कालीन हिंदुओं के प्रति दिखाई क्रूरता पर और जबरन हुए धर्मांतरणों पर सम्मतिपूर्ण चुप्पी साधे रहते हैं।
इलियट और डाउसन जैसे इतिहासकार को बाबर की आत्मकथा तैमूर और जहांगीर की आत्मकथाओं से भी श्रेष्ठ लगती है। खुद के बारे में लिखते हुए बाबर पश्चाताप में लिखता है कि अपने मित्र की गिरकर हुई मौत के बाद वह 10 दिन तक रोता रहा था। ये वही बाबर है जिसने पानीपत के युद्ध के बाद दुश्मन सेना के सैनिकों के सिर काटकर उसकी 35 फीट ऊंची मीनार बनाई थी। युद्ध कैदियों की हत्या वो अपनी शान समझता था। शाही खेमे के सामने उनकी हत्याएं की जाती थी। पूरा खेमा लाशों और खून से लथपथ हो जाता। भारत का वर्णन करते हुए बाबर ने भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही उदासीन ढंग से लिखा। उसने कहा कि हिंदुस्तान को 3 अभिशापों ने घेरा है, गर्मी, धूल और लू। उसने भारतीयों को बदसूरत कहा, लंगोट पहनने वाले कहा, और जब उत्तर भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी तब जो भेंट वस्तुएं अपने मुल्क भेजी थी उनमें इन्हीं जाहिलों, बदसूरतों और लंगटधारियों को दास के रूप में भेजा था। बाबर को यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन अच्छा नहीं लगा था। उनके कपड़े, उनके घर कुछ भी सभ्य नहीं लगा। यह सब उसने इसलिए भी लिखा क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा सभ्य दिखाना चाहता था। यहाँ ये बात समझनी बेहद ज़रूरी है कि बाबर सिर्फ उत्तर भारत से ही संपूर्ण भारत का वर्णन कर रहा था। पानीपत के युद्ध के बाद महज 4 सालों में ही उसकी मौत हो गई थी। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि इन 4 सालों में बाबर ने भारत को कितना समझा होगा, वो भी तब जब इन 4 सालों में से 3 साल तो उसके युद्ध लड़ने में चले गए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और वो है बाबर की मौत। हर प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत के साथ कुछ रहस्य जुड़े हुए होते हैं। हुमायूं जब अपने जागीर संभल में था तब बहुत बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसे नाव में डालकर आगरा लाया गया। हुमायूं की सेवा में आगरा और आगरा के बाहर के हकीमों की फौज लगाई गई थी, लेकिन सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अपने बेटे को इस हालत में देख बाबर का दिल पसीज उठा। उसने ख्यातनाम हकीम और फ़कीर अबू बकर से इसका इलाज पूछा। उसने भी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ने का रास्ता बताया, लेकिन साथ ही उसने एक और बात भी कही कि अगर हुमायूं अपनी सबसे अमूल्य चीज़ भगवान को दान कर दे तो वो इस लाइलाज बीमारी से छुटकारा पा सकता है। बाबर ने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला और कहा कि मेरे बेटे हुमायूं की सबसे अजीज चीज़ तो मैं खुद हूँ, तो क्यों ना मैं ही अपने आप को कुर्बान कर दूँ। ये सोचा ही था कि उसी वक्त बाबर ने इबादत की और कहा कि हे परम देवता, मेरे बेटे के बदले मैं खुद अपना बलिदान देता हूँ, इसे स्वीकार करो। बस ये कहकर बाबर ने हुमायूं की शैया के 3 चक्कर काटे और न जाने क्या चमत्कार हो गया कि उस दिन के बाद हुमायूं तो ठीक हो चला, लेकिन बाबर ने खटिया पकड़ ली। बाबर ने इसी शैया पर सबके सामने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी चुना और 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रहस्य अभी बाकी है। अब ये जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है, इसमें कई जगह ऐसी है जहाँ पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, जिसमें पहला सवाल ये होगा कि जिस वंश में सत्ता के लिए बाप और भाइयों का कत्ल किया जाता हो, क्या सच में उस वंश में बाबर ने हुमायूं के लिए अपनी जान कुर्बान की होगी? दूसरा प्रश्न उस चमत्कार के ऊपर उठता है जहाँ सिर्फ 3 चक्कर काटकर बाबर ने हुमायूं की बीमारी अपने ऊपर ले ली। ऐसा लगता है जैसे बाबर के व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाने के लिए ये किस्सा बीच में कहीं पे जोड़ा गया है। लेकिन खैर, अब आते हैं बाबर की मौत से जुड़े सत्य और रहस्य पर। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी का सिर काट दिया और उसका धड़ लटका दिया था। इस बात का सदमा इब्राहिम लोदी की माँ को बहुत गहरा लगा। बाबर जब आगरा आया तब उसने इब्राहिम लोदी की माँ को आगरा से बाहर एक कोठड़ी में रखा। अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए ही इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को खाने में जहर दिया, जिससे उसकी मौत हुई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और इतिहासकार गुलबदन भी इस घटना को एकदम तार्किक और सत्य मानते हैं।
उनका तो ये भी कहना है कि इसी जहर की वजह से बाबर बीमार गिरा था और इसी बीमारी की खबर देने के बाद हुमायूं को अपनी जागीर से बुलाया गया। बाबर को जहर दे के मरवाने का ये कोई पहला किस्सा नहीं था। इसके पहले जब ऐसा ही प्रयास हुआ तब षड्यंत्र रचने वालों को हाथियों के नीचे कुचलवाया गया और जिस रसोइये ने खाना बनवाया था उसकी जिंदा खाल खींची गई। तो इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक की मौत होती है, उसे उसके अपने प्रांत काबुल में दफनाया गया और बाबर की मौत से मुगल साम्राज्य में हुमायूं का काल शुरू होता है, जिस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।